दोस्तों हेयर लॉस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हेयर लॉस को जब पढ़ा जाता है ना, तो हेयर की जो ग्रोथ है उसमें 50 फैक्टर होते हैं। भाई आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए आपकी बॉडी के अंदर फॉलिकल्स की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। और हेयर की एक ग्रोथ होती है ACTE, एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टेलोजन फेज, एक्सोजन फेज। इसमें 90% तो वो एनाजन फेज और ग्रोथ फेज में रहता है। उसके बाद आगे चल के जो साफ्ट होता है बाल का, वो पतला होने लगता है, फॉलिकल कम होने लगते हैं और उसमें थिनिंग हो जाती है, बाल गिरने लग जाते हैं। और ये सबको पता है कि एज के साथ सब में होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, एज के साथ ऐसा क्यों होता है? इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण एक है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन वहाँ थोड़ा अफेक्ट होता है, उससे भी दिक्कत आती है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। मिनॉक्सिडिल क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव के तौर में स्टार्ट हुआ था ब्लड प्रेशर के लिए, और बाद में उसमें देखा गया VEGF वेस्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर को प्रमोट करता है, वो उससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। अब एक होता है कि हमें टेस्टोस्टेरोन होता है, तो हमारी स्किन में एक 5 अल्फा एक एंजाइम होता है जो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है उसका हाइड्रोजनेशन कर देता है, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देता है, जिसको बोलते हैं DHT, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, DHT। तो एक सर्टेन एज के बाद हमारी बॉडी में DHT बढ़ जाता है। अब DHT का फंक्शन क्या है? जैसे मेरी ये मोटी आवाज़ है, मेरी दाढ़ी में बहुत थिक बाल हैं, चेस्ट पे बाल हैं, बाकी प्यूबिक हेयर्स हैं, और और प्रोस्टेट का साइज भी ये एक तरह से कंट्रोल करता है। तो DHT एक एज के बाद हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है, ये हमारे फायदे के लिए ही होता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, DHT सब में होता है, लेकिन कुछ लोगों के जीन्स में समस्या होती है कि उनके जो हेयर फॉलिक्यूल होते हैं वो DHT के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही DHT बॉडी में बनना चालू होता है, वो फॉलिक्यूल्स पतले हो जाते हैं और बाल को एकदम गायब कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा DHT यहाँ पे होता है, फ्रंट पे, यहाँ पे ऊपर स्काल्प में सबसे ज़्यादा। और यहाँ वो DHT कम होता है, जिसके कारण ये बाल टकले लोगों में ना के बराबर गिरते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में भी आपने देखा होगा कि इसी वाले को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाया जाता है, या तो ये सेंसिटिव नहीं है ये फॉलिकल्स, ठीक है, या DHT का लेवल अलग है। तो एक फिनास्ट्राइड करके एक जो दवाई है वो क्या करती है, 5 रिडक्टेज जो एंजाइम है, अल्फा एंजाइम है, उसको वो ब्लॉक कर देती है, 60 से 70% उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे फॉलिकल्स की रिएक्शन बंद हो जाती है, बाल गिरने बंद हो जाते हैं। अगर आप बोलो कि हम पूरी तरह से उसको बंद कर दें DHT को, तो अगर आप बंद कर दोगे तो आपको बहुत सारा नुकसान होगा, आपकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको आपकी आवाज़ में हार्मोनल चेंज, मूड डिसऑर्डर वगैरह हो जाएंगे। और जो DHT है ना, ये प्रोस्टेट कैंसर वगैरह में यूज होता है, काफ़ी काम की चीज़ होती है, इतना बेकार भी नहीं होता। तो DHT के रेगुलेशन से ही आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको मेंटेन करना। इसलिए हेयर लॉस को ट्रीट करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है। विटामिन सी अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, और बाकी आपके जीन्स पर डिपेंड करता है कि आप DHT के लिए सेंसिटिव तो नहीं हो। जो लोग सेंसिटिव हैं वो भाई 20-22 साल में ही गायब हो जाते हैं उनके बाल। अब पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई थी जिसमें इन्होंने डीऑक्सीराइबोज शुगर को बनाया, और इन्होंने डीऑक्सीराइबोज शुगर वुंड हीलिंग के लिए बनाया था, लेकिन देखा कि उससे बहुत थिक बालों की ग्रोथ उस घाव वाली जगह पर भी चूहों में आई है। और मैं देख रहा हूँ कि रील में भाई डीऑक्सीराइबोज शुगर की बहुत सारे फर्जीवाड़ा फैला पड़ा है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर भी वुंड हीलिंग के लिए पहली बार यूज़ किया गया था, क्योंकि वो एंजियोजेनेसिस वहाँ पर नई सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और अभी उसका इस्तेमाल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट करने में किया जाता है। 2023 में पहली रिसर्च हुई थी, 2024 में फिर से पाकिस्तान और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च की थी, और रिजल्ट काफ़ी अच्छे उसके रहे।